नमस्ते दोस्तों। क्या आपने ये नोटिस किया है कि जैसे ही सर्दी का मौसम आता है, तो सांस लेने में तकलीफ सी होने लगती है, खासकर जब आप सुबह-सुबह उठते हैं या फिर कहीं बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और अगर आप दिल्ली, मुंबई या लखनऊ जैसे बड़े-बड़े शहर में हैं, तो सर्दी के साथ-साथ पॉल्यूशन भी इतना बढ़ जाता है कि यहाँ सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में 6% बच्चे और 2% अडल्ट्स में अस्थमा पाई जाती है। मतलब 100 लोगों में से 2 से 6 जनों में अस्थमा दिखाई देती है। तो अगर आपका कोई जानने वाला अस्थमा पेशेंट है या फिर सर्दियों में सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश हूँ और मैं इस चैनल द्वारा साइंस और फैक्ट बेस्ड मेडिकल वीडियोस को आप तक लाता हूँ। सर्दियों में अस्थमा क्यों ट्रिगर हो जाती है? अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी सांस लेने की नलियाँ मतलब एयरवेज बहुत सेंसिटिव होती हैं। अस्थमा पेशेंट्स के एयरवेज कुछ चीज़ों के कांटेक्ट में आते ही तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं और इस रिएक्शंस की वजह से 3 चीज़ें होती हैं। एयरवेज में सूजन होती है जिसको हम एयरवे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। एयरवेज एकदम छोटी और टाइट हो जाती हैं जिसको हम ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कहते हैं और ज़्यादा बलगम या म्यूकस प्रोडक्शन होने लगता है। इन तीनों चीज़ों की वजह से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, चेस्ट में एक तरह का टाइटनेस होने लगता है और खांसी भी आने लगती है। सर्दियों के मौसम में हवा ठंडी रहती है और ड्राई रहती है और इसमें पर्टिकुलेट मैटर जैसे पीएम 2.5 और पीएम 10 और स्मोक भर जाती है। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि ये आसानी से हमारे लंग के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ ये जाके एयरवे इन्फ्लेमेशन, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और म्यूकस प्रोडक्शन इन सारी चीज़ों को करते हैं। और अगर इन चीज़ों का एक्सपोज़र बहुत लॉन्ग टर्म तक रहा, तो सिर्फ अस्थमा ही नहीं, सीओपीडी, ब्लड प्रेशर और यहाँ तक हार्ट डिसीज़ भी हो सकती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स एक ऐसी चीज़ है जो हवा की प्योरिटी को बताता है। नॉर्मली AQI 0 से 50 तक होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में कभी-कभार AQI 400 से ऊपर होता है, जो एक सीवियर कैटेगरी में आता है। एक स्टडी तो ये कहती है कि दिल्ली की हवा एक दिन में लगभग 10 सिगरेट्स पीने के बराबर नुकसान कर सकती है और ये कहा जाता है कि पोल्यूटेड रीजन्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल तक कम हो जाती है। ये भी फैक्ट है क्योंकि सर्दियों में हवा ठंडी होती है, जैसे हम सांस लेते हैं वो ठंडी हवा हमारे एयरवेज को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। इसके अलावा सर्दी के मौसम में फ्लू, कोल्ड और वायरल इन्फेक्शंस भी ज़्यादा फैलते हैं और ये इन्फेक्शंस अस्थमा को ट्रिगर करते हैं और सिम्टम्स को वर्स कर सकते हैं। दोस्तों, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम इस पोल्यूशन और सर्दी से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें? इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको 3 हेडिंग्स में दूंगा। सबसे पहला, पोल्यूशन से बचने के तरीके। मास्क ज़रूर पहनिए। अगर आप हाई पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं तो मास्क का पहनना बिल्कुल एसेंशियल है। N95 मास्क बहुत ही बेहतर है। ये PM 2.5 जैसे छोटे पार्टिकल को भी फिल्टर कर देता है और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। ये कोशिश करें कि सही टाइम पे बाहर निकलें। सुबह 6 से 7 बजे और रात को 8 के 9 बजे के आसपास पोल्यूशन मैक्सिमम रहती है, तो हो सके तो इसको अवॉइड करें। अगर आप एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं तो सुबह धूप निकलने के बाद मतलब 9 से 11 बजे तक सही टाइमिंग है। अपने घरों में इंडोर एयर क्वालिटी को सुधारो। आप हो सके तो एयर प्यूरिफायर लगा सकते हैं या फिर कुछ प्लांट्स जैसे मनी प्लांट या स्नेक प्लांट को अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। ये प्लांट्स हवा को फिल्टर करती है और प्यूरिफाई करती है। रेगुलरली अपने घर की सफाई करें ताकि डस्ट और मोल्ड का कलेक्शन ना हो। कारपेट्स और हेवी कर्टेन्स को अवॉइड करें क्योंकि वो डस्ट को ट्रैप करके रखते हैं। अपने किचन में एग्जॉस्ट फैन ज़रूर लगाइएगा और अगर आप स्मोक करते हैं तो आपका स्मोकिंग छोड़ना बिल्कुल ही ज़रूरी है। सेकेंड हैंड स्मोक भी उतना ही डेंजरस है, तो अपने पास के लोगों को कहें कि वो स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दें। दूसरी चीज़ मैं जो आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो है मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा। ये उन लोगों के लिए है जिनको डॉक्टर्स ने मीटर डोज इन्हेलर प्रिस्क्राइब कर रखा है, तो इन डिवाइस का सही इस्तेमाल करना बिल्कुल ज़रूरी है।
कुछ लोग ये सोचते हैं, मानते हैं कि इन्हेलर से एडिक्शन हो जाता है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये कोई एडिक्शन नहीं है, ये बिल्कुल ज़रूरी है अस्थमा में। जैसे आप डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन लेते हो या बीपी के लिए टैबलेट्स लेते हो, वैसे ही अस्थमा के लिए इन्हेलर ज़रूरी होते हैं। जो भी मेंटेनेंस डोज़ आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, तो डेली उस मेंटेनेंस डोज़ को बिना मिस किए लें। और रेस्क्यू मेडिकेशन मतलब इमरजेंसी के लिए हमेशा अपने पास रखें। अगर आपके सिम्पटम्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, तो डॉक्टर का सलाह लें और डोज़ का एडजस्टमेंट करें। कभी भी अपने आप से डोज़ को ऊपर-नीचे मत करें। ये इन्हेलर के फ़ायदे क्या होते हैं? सो इन्हेलर से जो ड्रग है, मेडिसिन है, वो सीधा अपने फेफड़े तक पहुँच जाता है। इससे वहाँ पे डायरेक्ट एक्शन हो जाती है और इसका डोज़ बहुत ही कम मात्रा में होती है और इससे साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम रहते हैं। इसको रेगुलरली यूज़ करने से कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है और इमरजेंसी में ये काफ़ी सेफ़ और इफ़ेक्टिव होते हैं, तुरंत राहत देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, सही तरह से इन डिवाइस का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग सही मेथड यूज़ नहीं करते और वो मेडिसिन हमारे लंग्स तक पहुँच ही नहीं पाता। तो इसलिए आप उसको यूज़ करने का सही तरीका डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सीखें। अगर एक बार सीख गए तो ये आसान है। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है लाइफ़स्टाइल चेंजेस और डाइट। सबसे पहले आप अपने अस्थमा ट्रिगर्स को आइडेंटिफ़ाई कीजिए। हर किसी का ट्रिगर्स अलग-अलग होते हैं। ट्रिगर्स का मतलब है वो चीज़ जो अस्थमा को बढ़ा देती है। जैसे कुछ लोगों के लिए ठंडी मौसम, ठंडी हवा है, कुछ लोगों के लिए डस्ट है, कुछ लोगों के लिए कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई पेट्स जैसे कुत्ते का बाल हो सकता है। तो उसको आइडेंटिफ़ाई कीजिए और उसको अवॉइड कीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज करें। हाँ, सही सुना, अस्थमैटिक लोग भी रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो भी एक्सरसाइज वॉकिंग हो, रनिंग हो या साइक्लिंग हो, स्विमिंग हो, ये आप कर सकते हैं। इससे आपका लंग कैपेसिटी बढ़ जाता है और उसमें हवा अंदर जाने की ताकत भी बढ़ जाती है। लेकिन ये ध्यान रखें कि आप पोल्यूशन को अवॉइड करें। हेल्दी डाइट लेना उतना ही ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल और फ्रूट्स को अपने डाइट में इंक्लूड करें। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोटेक्टिव होती हैं। अपने विटामिन डी लेवल्स पर ध्यान रखिएगा। अगर उसकी कमी आपको महसूस होती है, तो चेकअप करवाइए। मैग्नीशियम रिच फूड्स जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और नट्स का यूज़ कीजिए। हल्दी और अदरक को जितना हो सके उतना अपने चाय में या खाने में इस्तेमाल कीजिए। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं। एक मिथ बस्टर है दोस्तों। कुछ लोग ये सोचते हैं कि कल मैंने केला खा लिया तो आज मुझे अस्थमा की अटैक आ गई। कल मैंने दही पी ली तो अस्थमा की अटैक आ गई। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये एक मिथ है। अगर आप उस चीज़ के लिए सेंसिटिव नहीं हो, तो ये चीज़ें यूजुअली अस्थमा को ट्रिगर नहीं करती। अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, अच्छी मात्रा में आप पानी पीजिए। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, इन चीज़ का इस्तेमाल कीजिए और अपना जनरल हेल्थ बढ़ाइए। मॉडर्न साइंस में आपको वैक्सीन्स अवेलेबल है, जैसे फ्लू वैक्सीन है, निमोनिया वैक्सीन है। इनको आप सही समय पर डॉक्टर की सलाह लेते हुए लें। इससे इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं और अस्थमा ट्रिगर नहीं होती। दोस्तों, अब विंटर के लिए कुछ स्पेशल टिप्स। जब भी आप विंटर में बाहर जाना चाहते हैं, तो मफलर या स्कार्फ का यूज़ करते हुए अपने मुंह को ढकें। इससे ठंडी हवा आपके अंदर नहीं जाएगी और एयरवेज ट्रिगर नहीं होगी। घर से बाहर निकलते वक्त एक ग्लास थोड़ा-सा गर्म पानी पीजिए, इससे अपना शरीर गर्म रहता है। घर के अंदर अगर आपका हवा बहुत ही ड्राई है, तो ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अगर आप एक अस्थमा पेशेंट है और आपको एक एक्यूट अस्थमा अटैक आ गई, तो इस इमरजेंसी सिचुएशन पे क्या करना चाहिए? सबसे पहले पैनिक नहीं होना है। आपके पास जो रेस्क्यू इन्हेलर रखा है, उसको लेके आपको 2 पफ्स ले लेने हैं और आपको कामली एक जगह पे बैठना है, थोड़ा आप आगे झुक सकते हैं। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और स्लो और डीप ब्रेथ लेने की कोशिश करनी है। 15 मिनट वेट करें और आपके सिम्पटम्स में अगर सुधार नहीं आए, तो पफ्स को एक बार और रिपीट करो। इस तरह 1 घंटे में आप 3 बार 2-2 पफ्स ट्राई कर सकते हैं। एक्यूट अस्थमा अटैक में डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? अगर 3 से 4 पफ लेने के बाद भी आपका सिम्पटम्स में कुछ सुधार नहीं आ रहा है, अगर आपके लिप्स और नेल्स ब्लू कलर में चेंज हो रहे हैं,
अगर आपको बात करने में भी तकलीफ हो रही है, बात नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस फील हो रहा है, ऐसे इमरजेंसीज में अपने एम्बुलेंस को तुरंत कॉल कीजिए और अपने नज़दीकी हॉस्पिटल को जल्दी पहुंचिए। इसको इग्नोर मत कीजिए। तो दोस्तों, सर्दी और प्रदूषण से लड़ना बहुत ज़रूरी है। ये मुश्किल है, लेकिन ये नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। अगर आप अस्थमा कंट्रोल को अच्छी तरह से सीख गए, तो अस्थमा किसी भी तरह से आपके लाइफ को लिमिट नहीं कर सकती। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और कमेंट्स करें कि आपको सर्दियों में कौन सी प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ती है और अगर आपके पास कोई स्पेशल टिप्स है तो उसको ज़रूर बताइएगा और हर कमेंट्स का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।